सिंपल क्लर्क था, उसको तैयार किया गया था कि तुमको हिंदुस्तान में अंग्रेजी का प्रचार करना। तो राजा राममोहन राय ने अपनी पूरी शक्ति लगा के अंग्रेजी का प्रचार करना शुरू किया था। कैसे शुरू किया? खुद राजा राममोहन राय ने ऐसा इडियट वेश धारण किया कि सिर पे पगड़ी और गले में टाई। हां, सिर पे है हिंदुस्तानी पगड़ी और गले में है टाई और नीचे है धोती। ये मैं उनके आपको 3 फोटोग्राफ्स दिखा सकता हूं ऐसे, राजा राममोहन राय के, कि गले में टाई, नीचे धोती, सिर पर पगड़ी। अब बताइए, इससे बड़ा इडियट कोई दूसरा मिल सकता है आपको, जिसके बारे में हिंदुस्तानी इतिहास में पता नहीं क्या क्या कसीदे पढ़े गए, क्या क्या उसके बारे में नहीं लिखा गया। तो वो राजा राममोहन राय क्या करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी से तनख्वाह मिलती थी, गांव गांव गली गली घूमता था, बच्चों के मां बाप को यह समझाने का काम करता था कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजिए। एक बार का किस्सा है, वो किस्सा पता नहीं मेरी किसी कैसेट में होगा तो जरूर सुनिए। किस्सा यह है कि कलकत्ता के पास किसी गांव में ये घूम रहे हैं राजा राममोहन राय, और एक गांव में जाते हैं, गांव के लोगों की मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजो। तो गांव का एक साधारण किसान है, वो पूछता है क्यों भेजें, हमारे गांव में तो गुरुकुल चलता है। तो वो कहता है कि तुम्हारे गुरुकुल में बच्चे अच्छे नहीं बनेंगे, कॉन्वेंट में अच्छे बनेंगे। तो वो किसान पूछ रहा है कि अच्छा कैसे होगा मेरा बच्चा? तो बेचारा राजा राममोहन राय 50 तर्क दे रहा है, उस किसान के समझ में नहीं आ रहा। अचानक से राजा राममोहन राय एक बात कहता है कि देखो, तुम्हारा बच्चा कॉन्वेंट में जाएगा तो टाई लगाएगा। तो वो पूछता कि ये टाई क्या होती है? अब उस किसान को क्या मालूम बेचारे को कि टाई क्या होती है, उसने जिंदगी में कभी देखी नहीं। तो राजा राममोहन राय अपने बैग से निकालकर बांध के दिखाता है, गले में लगा के। तो वो कहता है कि मेरा बच्चा ठीक है, ये टाई लगाएगा, लेकिन इसका करेगा क्या? क्यों लगाए ये टाई? उसका क्या करे? उसको जरूरत क्या है इसकी? उस किसान के एक भी सवाल का जवाब राजा राममोहन राय के पास नहीं है। फिर वो किसान चलते चलते, जब राजा राममोहन राय जा रहा है तो उसको थोड़ी दया आई है। तो उसके मन में थोड़ी सी दया आई, तो उसने बड़े प्यार से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि अंग्रेज जो आप बता रहे हो मुझको, उसको तो मालूम नहीं अंग्रेज क्या है, टाई क्या, कि आप बताते हो कि अंग्रेज टाई लगाते हैं, तो उनके देश में वो टाई क्यों लगाते हैं? ये पूछ रहा है और सहज जिज्ञासा है जो वो पूछ रहा है। तो राजा राममोहन राय का जवाब सुनिए। वो कहता है कि अंग्रेजों के देश में सर्दी बहुत पड़ती है, बहुत ठंडी पड़ती है। और कितनी ठंडी पड़ती है कि एक साल में 6 महीने 7 महीने तक सूरज नहीं निकलता। सही बात है, बर्फ जमी रहती है, तो इतनी ठंडी पड़ती है। तो जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है उन देशों में, तो वहां के लोगों को अक्सर सर्दी जुकाम होता है, तो नाक चलने लगती है। तो वो बेचारे क्या करते हैं कि जेब में से रूमाल निकाल निकाल कर पोंछते रहते हैं। फिर उनको लगा कि ये रूमाल गले में क्यों नहीं लटका लें, तो नाक के भी पास रहेगा और पोंछने में भी सुविधा रहेगी। ये जवाब है राजा राममोहन राय का। अब वो किसान पूछता है बहुत स्वाभाविक तरीके से कि मान लिया कि अंग्रेजों के देश में ठंडी पड़ती है, उनको सर्दी जुकाम होता रहता है, लेकिन मेरे देश में तो नहीं पड़ती ठंडी, मैं क्यों लगाऊं ये? और मैं यही कहता हूं कि वो किसान हमसे ज्यादा बुद्धिमान था, वो किसी कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा था। हम तो इतने बेवकूफ हैं कि इतने गर्मी पड़ने वाले देश में भी 3 पीस सूट और टाई पहन के बैठते हैं एयर कंडीशनर में। क्या मतलब है उसका हमको खुद नहीं मालूम कि क्या मतलब है इसका। अंग्रेज लगाते हैं तो लगाने दीजिए, यूरोप के लोग लगाते हैं लगाने दीजिए, अमेरिका के लोग लगाते हैं लगाने दीजिए, हम क्या कर रहे हैं उसका। तो इस तरह के कुछ किस्से हैं। और राजा राममोहन राय बेचारे असफल होकर चले आए हैं। और मैं कहना यह चाहता हूं कि अंग्रेज पूरी ताकत लगाने के बाद भी एक स्कूल नहीं चला पाए इस देश में, कॉन्वेंट का नहीं चल पाया, बंद हुआ। 300 साढ़े 300 स्कूल खोले और वो बाद में बंद हो गए, क्योंकि कोई भी मां बाप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजने को तैयार नहीं है। क्यों? हर मां बाप को उसके बच्चे के लिए गुरुकुल मिला हुआ है, तो उसको जरूरत ही नहीं है कॉन्वेंट में भेजने की। अब क्या हो गया है? अंग्रेज चले गए, आजादी आ गई। और मैं अक्सर लोगों से एक ही बात कहता हूं कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों की आत्मा हम सब में प्रवेश कर गई है।
कैसे प्रवेश कर गई है कि जो कॉन्वेंट स्कूल चले नहीं अंग्रेजों के जमाने में, वो कॉन्वेंट स्कूल आज गांव-गांव, गली-गली, घर-घर खुल गए हैं। 2 कमरे का घर है, उसमें कॉन्वेंट स्कूल खोल के रखा हुआ। और कैसे कैसे कॉन्वेंट स्कूल हैं इस देश में। बंबई में एक कॉन्वेंट स्कूल मैंने देखा है, उसका नाम है बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल। अब आप पूछिए कि बजरंगबली का कॉन्वेंट से क्या रिश्ता है। कुछ दिन के बाद आपको सुनाई देगा गणपति बप्पा कॉन्वेंट स्कूल है गांव-गांव, गली-गली में। और अब यह बीमारी शहरों से गांव में पहुंच रही है। जिसको देखो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसको देखो वो कॉन्वेंट स्कूल। और मैं दूसरी तरफ एक और देख रहा हूं कि जो मां बाप कभी कॉन्वेंट में भेजने को तैयार नहीं थे, आज वो क्या कर रहे हैं, बच्चे का जन्म लेने से पहले रजिस्ट्रेशन करवा के आ जाते हैं इंग्लिश में और कॉन्वेंट स्कूल। और एडमिशन करवाने के लिए 25,000 का डोनेशन भी दे आते हैं अपनी जेब से निकाल के। अब मैं लोगों से पूछता हूं कि मैकॉले तो मर गया, मैकॉले की आत्मा को आप अपने में धारण क्यों करे हुए? तो कहते हैं राजीव भाई, अगर बच्चे को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाएंगे, अंग्रेजी में नहीं पढ़ाएंगे तो वो तो पीछे रह जाएगा। सबसे पहला तर्क कि हम अंग्रेजी में नहीं पढ़ाएंगे, कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा पीछे रह जाएगा। तो तब इसी तर्क के आधार पर दुनिया के वो सारे देशों के बच्चे पीछे रह जाने चाहिए जहां अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, कॉन्वेंट स्कूल नहीं है। तो ऐसा एक देश है, उसका नाम है जापान। जापान में एक भी कॉन्वेंट स्कूल नहीं है और जापान में एक भी स्कूल इंग्लिश मीडियम भी नहीं है, यह भी जान लीजिए। और एक और जानकारी दे दूं जो आपको आश्चर्य लगेगा कि जापान में मेडिकल की पढ़ाई होती है जापानीज में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है जापानीज में, मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है जापानीज में, आर्किटेक्ट की पढ़ाई होती है जापानीज में। सब कुछ बचपन से लेकर और उच्च शिक्षा तक सब जापानीज में ही पढ़ाया जाता है। तब तो जापान को आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, सबसे पीछे रहना चाहिए था, क्योंकि आप मानते हैं कि बिना अंग्रेजी पढ़े बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। तो जापान तो पूरा का पूरा डूब जाना चाहिए था। लेकिन सच्चाई तो उल्टी है। 1950 में यह जापान डूब गया था, लेकिन आज जापान अमेरिका के भी सिर पे चढ़कर बोल रहा। अमेरिका की हिम्मत नहीं होती जापान से 2 बातें कहने की, क्योंकि जापान शक्ति है आज उसके पास, आर्मी नहीं है। जापान के पास आर्मी नहीं है, ये जान लीजिए आप। उसके पास अपनी आर्मी नहीं है, लेकिन शक्ति इतनी है कि अमेरिका की हालत खराब होती है जापान के सामने। शक्ति किसकी है? टेक्नोलॉजी की और पैसे की। और इतना पैसा है आज जापानीज बैंकों में कि वो चाहें तो अमेरिका को खरीद के फेंक सकते हैं, इतना पैसा है उनके पास। कैसे हो गया? बिना अंग्रेजी के, बिना कॉन्वेंट के इतने आगे बढ़ गया जापान। तो आप क्यों बेवकूफी कर रहे हैं कि आपके बच्चे पीछे रह जाएंगे? दूसरा ही एक देश है फ्रांस। 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस बर्बाद हो गया था। फ्रांस में एक भी कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, एक भी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल नहीं है। फ्रांस में बचपन से लेकर और उच्च शिक्षा तक सब फ्रेंच में पढ़ाया जाता। और इतना आगे है फ्रांस यूरोप में। कितने वैज्ञानिक पैदा हुए हैं फ्रांस में जिनको नोबेल प्राइज मिला। एक देश है चीन, वहां कोई अंग्रेजी में नहीं पढ़ता बच्चा, और उच्च शिक्षा भी काफी चीनी भाषा में ही पढ़ाई जाती। चीन तो पीछे नहीं है। दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर की शक्ति अगर किसी के पास है तो वो है चीन, तो पीछे तो नहीं रह गया। मैं तो ये देख रहा हूं कि जिन देशों में अंग्रेजी नहीं है वही आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जैसे तो सब फिसड्डी ही है जहां अंग्रेजी है। और आपको आज का ताजा उदाहरण दे दूं कि आप जो मानते हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे बच्चे, कॉन्वेंट में नहीं जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। हमारे देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है डॉक्टर एपीजे कलाम। उनको इस साल भारत रत्न मिला है। और डॉक्टर एपीजे कलाम की बचपन से लेकर और माध्यमिक स्तर की पूरी शिक्षा मलयालम और तमिल में हुई है। कभी वो गए नहीं किसी कॉन्वेंट स्कूल में, कभी उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी नहीं। और जो बच्चा बचपन से लेकर और इतनी ऊंची शिक्षा तक अपनी मातृभाषा में पढ़कर आया, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है इस समय। उस आदमी के दिमाग की वो देखिए, कितना दिमाग है उसके पास। एक जमाने में हमारे पास मिसाइल नहीं थी 200 किलोमीटर की मार करने वाली, आज हमारे पास 5000 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल है। उसी आदमी की बुद्धि का नतीजा है ये। हिंदुस्तान जैसे राष्ट्र को उसने अमेरिका के समकक्ष बना दिया है मिसाइल की टेक्नोलॉजी में। एक भी देश ने हमको मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं दी।
एक भी देश ने, एक भी मल्टीनेशनल ने हमको वो टेक्नोलॉजी नहीं दी। वो डॉक्टर कलाम की बुद्धि से निकली है, जिसने कभी अंग्रेजी पढ़ी नहीं बचपन में, कॉन्वेंट में कभी गया नहीं। तो आप क्यों ये मान के बैठे हैं कि आपके बच्चे पीछे रह जाएंगे? एक दूसरी बात और कहते हैं लोग कि राजीव भाई, अंग्रेजी तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। दुनिया के मुश्किल से 12 देश हैं जहां अंग्रेजी चलती है, बाकी 188 देशों में अंग्रेजी चलती नहीं। और अगर 188 देशों में जो भाषा चलती नहीं वो इंटरनेशनल कैसे है? वो तो कभी नहीं हो सकती अंतर्राष्ट्रीय। तीसरा, कभी कभी लोग मुझे कहते हैं कि अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है। मैं कहता हूं दुनिया में अंग्रेजी से रद्दी कोई दूसरी भाषा नहीं है। आप पूछेंगे क्यों? ये अंग्रेजी ही भाषा है जिसमें काका भी अंकल, ताऊ भी अंकल, मौसा भी अंकल, मामा भी अंकल, फूफा भी अंकल, फूफा का फूफा भी अंकल, सब अंकल। और ये अंग्रेजी ही है जिसमें काकी भी आंटी, मौसी भी आंटी, मामी भी आंटी, फूफी भी आंटी, सब आंटी। अब आप मुझे बताइए कि काकी को मौसी बना सकते हैं या फूफा को मामा कह सकते हैं? अंग्रेजी वाले तो यही कहते हैं, सब अंकल हैं उनके यहां, या सब आंटी। इसका मतलब समझते हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी इतनी रद्दी भाषा है जिसमें अपने रिश्तों को कहने के लिए शब्द नहीं है। और जिस भाषा में अपने रिश्तों को कहने के शब्द ना हो वो दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है। अंग्रेजी में शब्दों की बहुत कमी है। कुल मिलाकर अंग्रेजी में मूल शब्द हैं 2600, सिर्फ 2600। दुनिया की तमाम भाषाओं से जो उधार लिया है उन्होंने, फ्रेंच से लिया सबसे ज्यादा, जर्मन से लिया, लैटिन से लिया, डच से लिया, इटालियन से लिया। दुनिया की तमाम भाषाओं से जो उधार लिए हुए शब्द हैं उन सबको मिला दिया जाए तो अंग्रेजी में कुल शब्द हैं 12,000 बस। और आपको शायद मालूम नहीं है कि अंग्रेजी में कुल मिला के 12,000 शब्द हैं। मराठी में इस समय 48,000 शब्द हैं। अब आप बताइए कि मराठी बड़ी है कि अंग्रेजी बड़ी है? अंग्रेजी से 4 गुने ज्यादा शब्द हैं मराठी में। गुजराती में इस समय 40,000 शब्द हैं, अंग्रेजी में सिर्फ 12,000 है। अंग्रेजी से 3.5 गुने ज्यादा। हिंदी में इस समय 72,000 शब्द हैं, अंग्रेजी से 6 गुने ज्यादा। और संस्कृत में 1.5 लाख शब्द हैं। अंग्रेजी की बाप है संस्कृत। और आप जान लीजिए, अगर आपके बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं तो दुनिया के इतने बड़े खजाने से वो वंचित हो रहे हैं जो हमारे पास है, किसी के पास नहीं। और ये भी जान लीजिए कि अभी दुनिया के वैज्ञानिकों को एक डर लग रहा है कि अंग्रेजी में काम करने वाले सब कंप्यूटर बंद हो जाएंगे सन 2000 के बाद। हां, डर लग रहा है उनको। तो बहुत वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि फिर उन कंप्यूटरों को आगे चलाने के लिए हमको संस्कृत की जरूरत पड़ेगी। इसलिए दुनिया के कई देशों में संस्कृत की एल्गोरिदम, संस्कृत के सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। जर्मनी में सबसे ज्यादा बन रहे हैं। जर्मनी की सरकार ने तो पूरी एक यूनिवर्सिटी बना रखी है संस्कृत पर रिसर्च करने के लिए। पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है उनके यहां। और जितने संस्कृत के ग्रंथ यहां से जर्मनी में हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक जर्मनी का विद्वान था मैक्स मूलर, जितना संस्कृत भाषा का अध्ययन उसने किया है शायद ही किसी विदेशी ने किया होगा। और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत। ये मैक्स मूलर ने कहा, खुद जर्मन था और इसलिए उसने संस्कृत में अध्ययन करना शुरू किया। तो आप जान लीजिए, अगर आपके बच्चे 21वीं शताब्दी में जाना चाहते हैं तो उनको संस्कृत पढ़ाइए, क्योंकि 21वीं शताब्दी की भाषा होगी संस्कृत। अंग्रेजी तो डूबने जा रही है। और अंग्रेजी इसलिए भी डूबने जा रही है कि जिन देशों की भाषा है अंग्रेजी, वो देश डूबने जा रहे हैं। सबसे बड़ा देश है अंग्रेजी वाला इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। ब्रिटेन डूबने जा रहा है। कैसे?
ब्रिटेन में इस समय इतनी भयंकर क्राइसिस है कि पीने का पानी नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस समय ब्रिटेन में पीने का पानी शराब से महंगा है पीने का पानी, है नहीं पीने का पानी। तो वहां क्या हो रहा है, टॉयलेट के पानी को 7-7 बार रिसाइकिल करके पीना पड़ता है। ये हालत है उनके देश की। और वहां के वैज्ञानिकों में आजकल एक बहस छिड़ी हुई है कि हमारे पास अरबों डॉलर है और उस अरबों डॉलर से हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बना पाए आज तक कि समुद्र के पानी को मीठा बना दे। नहीं कर पाए आज तक, असफल रहे। और जिस देश में पानी नहीं रहता उसकी सभ्यता नष्ट होती है सबसे पहले, जान लीजिए आप। दुनिया की वो सारी सभ्यताएं नष्ट हुई हैं जहां पानी नहीं रहा। हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हमारे यहां पानी रहा इसलिए हस्ती हमारी है। और हिंदुस्तान की पूरी सभ्यता पानी पर टिकी हुई सभ्यता, माने नदियों के किनारे विकसित हुई है। हिंदुस्तान की पूरी सभ्यता नदियों के किनारे विकसित होने वाली सभ्यता। और हिंदुस्तान के हर वो शहर बड़े माने जाते हैं जो किसी नदी के किनारे हैं। प्रयागराज, नासिक, कोई भी शहर ले लीजिए जो हिंदुस्तान के पुराने ग्रंथों में महत्वपूर्ण माना जाता है, बनारस, काशी, सब नदियों के किनारे विकसित हुए शहर, हरिद्वार, ऋषिकेश, कोई भी नाम ले लीजिए। तो हिंदुस्तानी सभ्यता तो ये बड़ी सभ्यता इसलिए है कि नदियों के किनारे विकसित हुई है, माने पानी रहा है पानी के किनारे। अब ब्रिटेन में पानी ही खत्म हो गया, ग्राउंड वाटर खत्म हो गया। और चूंकि ग्राउंड वाटर खत्म हो गया इसलिए टॉयलेट के पानी को इस्तेमाल करना पड़ता है रिसाइकिल करके। ऐसे हालत हैं उनके, डूबने जा रहे हैं वो। और एक दूसरी बात मैं अमेरिका के बारे में भी कह रहा हूं। अगले 2-3 साल में मैं ऐसा कहता हूं कि नेचुरल करेक्शन ईयर शुरू होने जा रहा है। इस बात को समझिए, कुछ गंभीर सी बात है। प्रकृति पर इतना अत्याचार किया है अमेरिका वालों ने, यूरोप वालों ने, कि प्रकृति अब इनको सबक सिखाने जा रही है। और इसका डर उनको लग रहा है। क्या डर लग रहा है? अभी कुछ दिन पहले जापान में एक सम्मेलन हुआ था, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। वो शहर का नाम है क्योटो। क्योटो में दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिक इकट्ठे हुए और अंग्रेजी वाले देशों के सबसे ज्यादा वैज्ञानिक थे। क्या चिंता करने के लिए कि हम सब मरने वाले हैं, ये कह रहे थे। कैसे मरने वाले हैं? इन देशों ने प्रकृति पर क्या अत्याचार किए हैं, इन्होंने अपने सभ्यता के लिए, अपने को स्मार्ट बनाने के लिए, अपने को ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाने के लिए सबसे ज्यादा सत्यानाश किया है जंगलों का। और जंगल इन्होंने क्यों काटे हैं? टॉयलेट पेपर बनाने के लिए। आप इस बात की गंभीरता को समझिए कि हम हिंदुस्तानी कितने ऊंचे हैं और यूरोप अमेरिका वाले कितने नीचे हैं। हम कभी भी टॉयलेट में पेपर इस्तेमाल नहीं करते। हमारे यहां तो पानी इस्तेमाल करने की परंपरा है, उनके यहां हमेशा टॉयलेट में पेपर ही इस्तेमाल होता है। और टॉयलेट का पेपर इस्तेमाल करने के लिए हजारों हेक्टेयर जंगल बर्बाद कर दिए उन्होंने, सिर्फ इस बात के लिए। अब उनको अंदाजा है कि हमने सत्यानाश किया है अपना। तो अब क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान जाओ और वहां से टेक्नोलॉजी लेकर आओ। किसकी? लोटे की टेक्नोलॉजी लेकर आओ। इसको आप मजाक में मत लीजिए, ये मैं बहुत गंभीर बात आपसे कह रहा हूं। ये हमारा ही देश है जो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। उनके पास नहीं है। वो जानते ही नहीं कि पानी का क्या इस्तेमाल करते हैं टॉयलेट में, वो जानते नहीं। उनकी प्रॉब्लम है ये। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनका डेलीगेशन अब हिंदुस्तान आ रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान से लोटे एक्सपोर्ट करने का सबसे बड़ा बिजनेस अब शुरू होने वाला है। ऐसे ही एक दूसरी प्रॉब्लम है उनके यहां। उन्होंने क्या किया कि तरक्की के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर एयर कंडीशनर बनाए, रेफ्रिजरेटर्स बनाए, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम बनाया और तमाम उल्टे सीधे काम किए। अब उससे क्या हुआ? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस निकले, जिसने प्रदूषण किया पर्यावरण में। और प्रदूषण इतना हो गया है पर्यावरण में उनके यहां कि ओजोन में डिप्लीशन होना शुरू हो गया।
अब ओजोन में अगर डिप्लीशन होगा तो अल्ट्रा वायलेट रेजेस आएंगे जिनका टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब वहां खतरा जानते हैं क्या हो गया? खतरा यह हो गया है कि पहले ही टेम्परेचर बहुत बढ़ गया पिछले 10-15 सालों में। अब अगर और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या होगा? नॉर्थ पोल पर जो बर्फ है वो पिघलना शुरू होगी, और वो बर्फ अगर पिघलेगी और 1 मीटर वाटर लेवल इंक्रीज किया समुद्र में तो सबसे पहले कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क डूबेगा उसमें, ये जान लीजिए। इसलिए उनके हाथ कांप रहे हैं आजकल, कह रहे हैं कि अब बचने के लिए कोई रास्ता बताओ। न्यूयॉर्क डूबेगा, कैलिफोर्निया डूबेगा। लेकिन मुझे जो दूसरा दुख है और डर है वो ये कि अत्याचार किया है इन्होंने और उसमें बेचारे मारे जाएंगे कई गरीब देश। अगर अमेरिका का कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क डूबा तो बांग्लादेश भी डूब जाएगा, श्रीलंका भी डूब सकता है। ऐसे 70-80 देश हैं गरीब जिन्होंने कुछ नहीं किया, बेचारे एकदम इनोसेंट हैं, वो डूबेंगे क्योंकि ये अमेरिकी और यूरोपीय लोगों ने अत्याचार किया है प्रकृति के ऊपर। और मैं तो मानता हूं कि प्रकृति के ऊपर तुम अत्याचार करो, उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद प्रकृति खुद बदला ले लेती है। इसी को मैं कहता हूं कि अगले 2 साल के बाद नेचुरल करेक्शन ईयर शुरू होने जा रहा है, और इसमें क्या होगा? आप देखेंगे भयंकर बाढ़ें आएंगी, आप देखेंगे भयंकर तूफान आएंगे, आप देखेंगे कि भयंकर टेक्टोनिक डेवलपमेंट होंगे, भूकंप आएंगे, और ऐसे ऐसे काम होंगे जिनको आप कल्पना नहीं कर सकते। और हो सकता है अमेरिका, यूरोप की 1/3 आबादी उसमें खत्म हो जाए। ये इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया। इसके लिए वो मिले थे अभी क्योटो में कि क्या करें अब। तो उनमें जितने वैज्ञानिक थे नोबेल लॉरिएट जो आए, उनमें से सबने एक ही बात कही कि हमने तो सत्यानाश कर लिया अपना, अब दुनिया में एक ही देश है जो हमको दिशा दे सकता है, वो है हिंदुस्तान। तो एक वैज्ञानिक ने पता है क्या कहा? वो संस्कृत जानता, उसने कहा कि हिंदुस्तान से दिशा मिलेगी। क्यों? तो उसने एक श्लोक पढ़ के सुनाया जिसको मैं अक्सर हर जगह कहता हूं कि हिंदुस्तान ही है जहां पर ये फिलॉसफी है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां वृदह कस्य सिद्धनम। माने जो कुछ इस चराचर जगत में है वो सब त्याग पूर्वक भोग करने के लिए है। माने लिमिटलेस कंजम्पशन नहीं कर सकते, कंजम्पशन को लिमिटेड करना पड़ेगा, उपभोग को कम करना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि ये सीखना हो तो हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। अब आप देखिए कि तरक्की क्या है और बर्बादी क्या है। हमने माना कि तरक्की वो है जो अमेरिका कर रहा है, यूरोप कर रहा है, और अब हम देख रहे हैं कि बर्बादी के कगार पर वो पहुंच गए। तरक्की का माने ये होता है कि आप अपने जीवन में चीजों का कितना कम से कम इस्तेमाल करते हैं, ये है तरक्की। और बर्बादी क्या है? आप जीवन में अपनी जरूरत से ज्यादा जितना इस्तेमाल करते हैं वो है बर्बादी। अब देखिए हमारी सिस्टम कितनी वैज्ञानिक रही है। हमारे यहां कुएं होते थे, कुएं पर वो लगाई जाती थी पुली, तो नहाना होता था तो कुएं में बाल्टी डालनी पड़ती थी और बाल्टी से पानी खींचना पड़ता था, तो उसमें श्रम लगता था। तो जब हम एक बाल्टी पानी खींचते थे तो हमको एक बाल्टी पानी का दर्द पता होता था कि एक बाल्टी पानी कैसे निकाला जाता। अब विदेशी टेक्नोलॉजी आई, उसने हमारे घर में नल लगा दिया तो भल 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 पानी बहता ही रहता है, हमको दर्द ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। जब कुएं से पानी खींचना पड़ता था तो मांसपेशियों में दर्द होता था, तो एक बाल्टी पानी में नहा लेते थे। अब हमको 5-5 बाल्टी चाहिए क्योंकि दर्द नहीं है हमको कि पानी आता कहां से है। ये थी हिंदुस्तानी समाज की व्यवस्था जिसमें संयम की बात कही जाती थी। और इस समाज में जो जितना संयमी है वो उतना ही ऊंचा है। हमारे समाज में तो महान कौन रहा और ऊंचा कौन माना गया? जिसने शहीदी ओढ़ी या फकीरी ओढ़ी, वो महान है इस देश में। देख लीजिए आप उदाहरण उठा के, भगवान राम जब तक राजकुमार हैं, महल में रहते हैं, कोई नहीं जानता। महल त्यागा, फकीरी ओढ़ी और 14 साल के लिए वन में चले गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए।
हम पूजा मर्यादा पुरुषोत्तम की करते हैं, राजकुमार राम की पूजा नहीं होती इस देश में। महावीर स्वामी जब राजकुमार हैं, महल में रहते हैं, कोई नहीं जानता, त्याग करने के लिए निकल गए जंगल में और तपस्या की भयंकर, छोड़ दिया जीवन का सारा मोह और त्याग दिया सब कुछ, तो तीर्थंकर हो गए। हम तीर्थंकर महावीर स्वामी की पूजा करते हैं, ना कि राजकुमार महावीर स्वामी की। महात्मा बुद्ध राजकुमार हैं, महल में रहते हैं, कोई नहीं जानता, महल छोड़कर तपस्या के रास्ते पर चले गए तो महात्मा हो गए, उनकी पूजा होती है। गांधी जी 3 पीस सूट और टाई लगाते हैं तो बैरिस्टर हैं, जिस दिन सूट जला दिया, टाई जला दी, एक लंगोटी ओढ़ ली तो महात्मा गांधी हो गए। कृष्ण जब तक रहते हैं मथुरा में तो राजकुमार हैं, मथुरा छोड़ी, वृंदावन छोड़ा और पहुंच गए द्वारका में तो भगवान कृष्ण है। हम पूजा किसकी करते हैं? किसको अपना बड़ा मानते हैं? हम पूजा करते हैं जो जितना बड़ा त्यागी है उसकी। सिख धर्म में जो पूजा की जाती है जिन बड़े गुरुओं की, वो गुरु कौन है? जिन्होंने समाज के लिए अपना घर छोड़ा, जिन्होंने समाज के लिए अपनी पत्नी को कत्ल करवा दिया, समाज के लिए अपने बच्चों को दीवार में चिनवा दिया, उनकी पूजा होती है। तो इस देश में तो हमेशा से जो जितना बड़ा त्यागी, जो जितना बड़ा फकीर, वो उतना ही ऊंचा है। ये भारतीय समाज की विशेषता है। तो हमने तो त्याग और संयम को ही हिंदुस्तानी संस्कृति का बेस माना है। यूरोप और अमेरिका में क्या है? इसके ठीक उल्टा, जो जितना भोग करे वो उतना ही डेवलप्ड है। माने किसी के पास एक कार है तो कम डेवलप्ड है, 2 हो जाए तो ज्यादा है, 3 हो जाए और ज्यादा है, 4 हो जाए और ज्यादा है, और 10, 12, 50 हो जाए तो बिलियनर है। यहां तो जिसने छोड़ा है वो भगवान है, वहां तो जो भोग रहा है उसको कहते हैं कि वो। और आप देखिए, जीवन का आनंद भोगने में नहीं है, त्यागने में है। ये गंभीर बात आप समझ लीजिए, तो जीवन आपका हमेशा खुशी रहेगा। जीवन के कोई भी क्षण को अनुभव करिए, आप सबसे ज्यादा आनंद कब महसूस करते हैं? जब सवेरे ही सवेरे उठते हैं, शौच के लिए जाते हैं, कुछ त्याग करते हैं, तब आनंद मिलता है। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। हाँ, सवेरे ही सवेरे उठते हैं, शौच के साथ साथ मूत्र का त्याग करते हैं, तब आनंद मिलता है। सोचिए तो सही, यहां तो त्यागने में आनंद है, भोगने में आनंद नहीं। और भोगने की कोई सीमा नहीं होती, त्यागने की एक लिमिट है, आप अवर लिमिट तक जा सकते हैं। भोगने में आप डूबना शुरू कर दीजिए, उसमें से बाहर नहीं निकल पाए। इसलिए भारतीय संस्कृति हमेशा से त्यागने पर जोर देती है, भोगने पर नहीं। भोगी जो होता है, जो कामी होता है, जो विषय वासना में डूबा होता है, वो हमारे समाज में सबसे निकृष्ट माना जाता है। भारतीय समाज में जो त्यागी है वो ऊंचा माना जाता है, ऊपर उठा हुआ माना जाता है। तो यहां डेवलपमेंट की यात्रा क्या है? भोग से त्याग की तरफ, ये है डेवलपमेंट। और ये डेवलपमेंट अगर हम नहीं समझेंगे तब तक हिंदुस्तान का शायद कल्याण नहीं होने वाला। ये गंभीर बात आपको समझनी ही पड़ेगी। और जब आप डेवलपमेंट की इस परिभाषा पर कसना शुरू करेंगे तो हिंदुस्तान में आपको जो विकसित नजर आएंगे वो ऐसे ही लोग होंगे जिनको आज आप हिकारत से देखते हैं। वो शायद इस देश के सबसे विकसित लोग होंगे। समझिए, ये भारतीय संस्कृति है और ये भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी आगे भी, क्योंकि अभी भी यहां त्याग की बात है। कई बार लोग मुझको कहते हैं कि राजीव भाई, भारत का भविष्य क्या बहुत अच्छा है। क्यों? अभी भी इस देश के 80% आदमी त्यागी हैं, भोगने वाले तो शुरू के 20% लोग हैं। और इन 20% लोगों को समझ में आने लगा है, ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं रहे।
वो समझ रहे हैं कि जीवन की जितनी सुख सुविधाएं हमने बटोरी, उतना ही ज्यादा गोलियां ले लेकर नींद आती है। जिनके पास कारें हैं, जिनके पास मोटे मोटे बैंक बैलेंसेस हैं, जिनके पास बड़े बड़े महल हैं, जिनके पास ऐश्वर्य और अय्याशी के सबसे ज्यादा साधन हैं, उन्हीं को नींद नहीं आती रात में, बिना स्लीपिंग पिल्स लिए हुए। और जिनके पास कुछ नहीं है, दिन में 10 रुपए की मजदूरी करते हैं, चादर तान के ठाठ से सोते हैं, सवेरे आंख खुलती है और सड़क पर ही सो जाते हैं। पता ही नहीं है उनको कि गद्दे पर सोए हैं कि सड़क पर सोए। और जो आदमी 8 घंटे की सुखकर नींद नहीं ले सकता, वो दुनिया का सबसे ज्यादा फालतू व्यक्ति है, मेरे शब्दों में। जिसको नींद नहीं आ रही है, जिसको भूख नहीं लग रही है ठीक से, जिसका शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो 12 घंटे 24 घंटे डिप्रेशन में दबा हुआ है, कौन सा विकसित आदमी है? होगा करोड़पति अपने लिए, लेकिन वो विकसित तो नहीं हो सकता। विकसित तो वो है जो सड़क पर सो गया चादर तान के ओढ़ के, अभी 8 बजे, सवेरे उठेगा 6 बजे और एकदम स्फूर्तवान होकर फिर से काम में लग जाएगा। हम सवेरे उठेंगे तो 100% डिप्रेशन के शिकार होंगे, और इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए चाय पीनी पड़ेगी, कॉफी पीनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, डिप्रेशन दूर ही नहीं होता। और वो बेचारा सवेरे उठेगा, सूखी रोटी खाएगा प्याज के साथ और खाएगा नमक और चल देगा काम पर, फिर रात को आएगा, सो जाएगा। विकसित कौन है? जिंदगी का आनंद आपके पास नहीं है। और आप ये जान लीजिए, जीवन में अगर आनंद नहीं है आपके पास, तो करोड़ों रुपए की संपत्ति कोई मतलब नहीं रखती। और एक चीज दूसरी और बता दूं आपको, पैसे से आनंद नहीं खरीदा जा सकता, कभी भी नहीं होता। अगर पैसों से आनंद खरीदा जाता तो जितने करोड़पति लोग हैं वो सबसे आनंद वाले होते। और ये जान लीजिए, जितने करोड़पति हैं वो ही साधु संतों की शरण में सबसे ज्यादा जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी हैं। अगर दुख नहीं है जीवन में तो काहे को जाते हैं साधु संत महात्माओं के चक्कर में? क्यों बनवाते हैं गंदा ताबीज? इसलिए कि दुखी हैं आप, हर तरफ से दुखी हैं। दुख जो है भोगने में है, सुख जो है त्यागने में है। डेवलपमेंट की परिभाषा समझ लीजिए, जितना त्याग करेंगे उतने ही विकसित होते चले जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि त्याग करिए चाय और कॉफी का, आपका डेवलपमेंट होगा। त्याग करिए पेप्सी कोला और कोका कोला का, आपका डेवलपमेंट होगा। त्याग करिए आप कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस का, आपका डेवलपमेंट होगा। जाइए किधर? पीछे लौटिए प्रकृति की तरफ। हम बहुत दूर हो गए हैं प्रकृति से। हिंदुस्तान में विकास माने बैक टू द नेचर। भटक गए थे, आज समझ में आ रहा है तो वापस लौट आइए, क्योंकि अमेरिका और यूरोप वालों को आज समझ में आ रहा, और उनको समझ में आ रहा है तो क्या कह रहे हैं? उनको समझ में आ रहा है तो कह रहे हैं कि अब हमको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए। अमेरिका में उस किसान को सबसे बड़ा इनाम मिलता है जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर के गेहूं पैदा करता है, सबसे बड़ा इनाम उसको मिलता है। यूरोप में उन किसानों को सबसे बड़ा इनाम मिलता है जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर के बिना केमिकल खाद के दालें पैदा करते हैं, चना पैदा करते हैं, फल पैदा करते हैं। वो चाहते हैं कि हमको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए। दुर्भाग्य से उनके पास गाय की संख्या इतनी नहीं है जो ऑर्गेनिक मैन्योर दे सके उनको। हमारे पास है, अभी भी है, बहुत बर्बाद नहीं हुआ है अभी भी ये देश, काफी बचा हुआ है। गांव में तो अभी बहुत बचा हुआ है, बर्बादी ज्यादा आई है शहरों में, गांव अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि संस्कृति बची हुई है, भारतीयता बची हुई है। लौटिए प्रकृति की तरफ। क्यों? क्योंकि एक बात और गांठ बांध के जाइए यहां से, हिंदुस्तान में रूल ऑफ द नेचर चलता है, यहां रूल ऑफ द लॉ नहीं चलता इस देश में। यूरोप और अमेरिका में रूल ऑफ द लॉ चलता है, हिंदुस्तान में रूल ऑफ द नेचर चलता है। क्यों चलता है? देखिए, जीवन का एक एक काम रूल ऑफ द नेचर को फॉलो करने के लिए किया जाता है। मेरी मां, आपकी मां, आपके घर की माताएं बहनें तुलसी को पानी देती हैं, रूल ऑफ द नेचर फॉलो करने के लिए। इस देश में मारुति कार की पूजा बेवकूफ लोग करते हैं, तुलसी की पूजा होती है इस देश में।
रूल ऑफ द लॉ चलता तो मारुति को पानी देना चाहिए, उसको टीका करना चाहिए, लेकिन नहीं होता। मारुति में बैठने वाली भी माताएं तुलसी को ही पानी देती हैं। माने अभी भी भारतीयता जिंदा है, मारुति में बैठने के बाद भी बर्बाद नहीं हुई है पूरी तरह से। और मैं मानता हूं कि जब तक हिंदुस्तान के घरों में तुलसी जिंदा है, हिंदुस्तान की संस्कृति जिंदा है। जिस दिन वो चली जाएगी घर में से निकल के, उस दिन ये संस्कृति पे संकट आ जाएगा। तो भारतीय संस्कृति रूल ऑफ द नेचर पर चलती है। हम प्रकृति के अनुरूप चलते हैं। हमारे यहां प्रकृति के खिलाफ चलना पाप माना जाता है। हिंदुस्तान में चींटी को मारना पाप है, जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रकृति में चींटी का एक महत्वपूर्ण स्थान है और उसको मारना नहीं चाहिए, नहीं तो वो बैलेंस टूट जाता है। इसलिए चींटी को आटा डालना पड़ता है, मारते नहीं उसको। चींटी को मारना पाप है क्योंकि संस्कृति टूटती है। यहां संस्कृति पता है किससे बनती है? हिंदुस्तान में संस्कृति बनी है प्रकृति से। अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो संस्कृति टूटेगी। तो इसलिए जीवन के जितने काम इस देश में किए जाते हैं सब प्रकृति के अनुरूप किए जाते हैं। प्रकृति के विरुद्ध जाके कुछ भी नहीं हो सकता इस देश में। तो लौटिए प्रकृति की तरफ तो आप आएंगे संस्कृति की तरफ। तो जब मैं कहता हूं कि कॉलगेट छोड़िए, नीम का दातुन करिए, तो आपको प्रकृति की तरफ ला रहा हूं मैं। स्वदेशी तो बना ही रहा हूं, आपको प्रकृति की तरफ ला रहा हूं। जो टूट गया है रिश्ता प्रकृति से, उसको मैं वापस जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे जब मैं कहता हूं कि शैंपू इस्तेमाल मत करिए, साबुन इस्तेमाल मत करिए, आंवला ले लीजिए, अरीठा ले लीजिए, शिकाकाई लीजिए, ये सब प्रकृति के दिए हुए उपहार हैं। जब आप इनको प्रकृति से लेंगे तो प्रकृति से आपका प्रेम बढ़ेगा। जब नीम का दातुन रोज तोड़ेंगे तो नीम के पेड़ का ख्याल भी आपको आएगा। तो आप उसको बर्बाद करने की नहीं सोचेंगे और 10 नीम लगाने की सोचेंगे। माने प्रकृति की तरफ लौटिए, दूर जा रहे हैं हम। मैं जब कहता हूं कि चाय कॉफी पीना बंद करिए क्योंकि अप्राकृतिक चीजें हैं दोनों, इसलिए जहर है उसमें, तो चाय कॉफी ना पीकर गाय का दूध पीजिए, माने प्रकृति की तरफ लौटिए। मां का दूध सबसे अच्छा, दूसरे नंबर पर गाय का दूध सबसे अच्छा। तो गाय के दूध को पीने के लिए लौटेंगे तो प्रकृति की तरफ लौटेंगे। और जब गाय का दूध पीना शुरू करेंगे तो आपको चिंता भी रहेगी कि गाय बचनी चाहिए। फिर हो सकता है एक दिन आप मारुति कार बेचकर चाय और गाय खरीद लाएं। और जिस दिन आप मारुति कार बेचकर 4 गाय खरीद लाएंगे, उस दिन मैं आपके घर आऊंगा ये कहने के लिए कि सच में आपका डेवलपमेंट हो गया है। क्योंकि मारुति घर में खड़ी कर लेंगे, उसमें डालेंगे पेट्रोल और पेट्रोल से निकलेगा धुआं और वो धुआं घुसेगा फेफड़ों में और मर जाएंगे एक दिन। आप लोग किस बेवकूफी में फंसे हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेवकूफी की बातें हैं। ये बहुत गंभीर बात है जो मैं कह रहा हूं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन का मूल्य, जीवन की गुणवत्ता, जीवन में उत्तमता, इसको समझिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ में जिंदा रहने की कोशिश करिए। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आपको कोई दिशा देने वाला नहीं। इसलिए स्वदेशी बनिए माने प्रकृति की तरफ लौटिए। स्वदेशी बनिए माने भारतीयता की तरफ लौटिए। ये जो टूट गया है रिश्ता पिछले 500 साल में अंग्रेजों के आने के कारण, उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए मैं एक पुल का काम कर रहा हूं। बस इतनी भूमिका है, इससे ज्यादा कोई भूमिका नहीं। और अगर ये भूमिका आपको समझ में आ जाए तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा फकीर वो उतना ही ऊंचा है। ये भारतीय समाज की विशेषता है। तो हमने तो त्याग और संयम को ही हिंदुस्तानी संस्कृति का बेस माना है। यूरोप और अमेरिका में क्या है? इसके ठीक उल्टा, जो जितना भोग करे वो उतना ही डेवलप्ड है। माने किसी के पास 1 कार है तो कम डेवलप्ड है, 2 हो जाए तो ज्यादा है, 3 हो जाए और ज्यादा है, 4 हो जाए और ज्यादा है, और 10, 12, 50 हो जाए तो बिलियनर है। यहां तो जिसने छोड़ा है वो भगवान है। वहां तो जो भोग रहा है उसको कहते हैं कि वो। और आप देखिए, जीवन का आनंद भोगने में नहीं है, त्यागने में है। ये गंभीर बात आप समझ लीजिए, तो जीवन आपका हमेशा खुशी रहेगा। जीवन के कोई भी क्षण को अनुभव करिए। आप सबसे ज्यादा आनंद कब महसूस करते हैं?
जब सवेरे ही सवेरे उठते हैं, शौच के लिए जाते हैं, कुछ त्याग करते हैं, तब आनंद मिलता है। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। हाँ, सवेरे ही सवेरे उठते हैं, शौच के साथ साथ मूत्र का त्याग करते हैं, तब आनंद मिलता है। सोचिए तो सही, यहां तो त्यागने में आनंद है, भोगने में आनंद नहीं। और भोगने की कोई सीमा नहीं होती, त्यागने की एक लिमिट है, आप अवर लिमिट तक जा सकते हैं। भोगने में आप डूबना शुरू कर दीजिए, उसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए भारतीय संस्कृति हमेशा से त्यागने पर जोर देती है, भोगने पर नहीं। भोगी जो होता है, जो कामी होता है, जो विषय वासना में डूबा होता है, वो हमारे समाज में सबसे निकृष्ट माना जाता है। भारतीय समाज में जो त्यागी है वो ऊंचा माना जाता है, ऊपर उठा हुआ माना जाता है। तो यहां डेवलपमेंट की यात्रा क्या है? भोग से त्याग की तरफ, ये है डेवलपमेंट। और ये डेवलपमेंट अगर हम नहीं समझेंगे, तब तक हिंदुस्तान का शायद कल्याण नहीं होने वाला। ये गंभीर बात आपको समझनी ही पड़ेगी। और जब आप डेवलपमेंट की इस परिभाषा पर कसना शुरू करेंगे, तो हिंदुस्तान में आपको जो विकसित नजर आएंगे, वो ऐसे ही लोग होंगे जिनको आज आप हिकारत से देखते हैं। वो शायद इस देश के सबसे विकसित लोग होंगे। समझिए, ये भारतीय संस्कृति है, और ये भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी आगे भी, क्योंकि अभी भी यहां त्याग की बात है। कई बार लोग मुझको कहते हैं कि राजीव भाई, भारत का भविष्य क्या बहुत अच्छा है। क्यों? अभी भी इस देश के 80% आदमी त्यागी हैं, भोगने वाले तो शुरू के 20% लोग हैं। और इन 20% लोगों को समझ में आने लगा है। ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं रहे, वो समझ रहे हैं कि जीवन की जितनी सुख सुविधाएं हमने बटोरी, उतना ही ज्यादा गोलियां ले लेकर नींद आती है। जिनके पास कारें हैं, जिनके पास मोटे मोटे बैंक बैलेंसेस हैं, जिनके पास बड़े बड़े महल हैं, जिनके पास ऐश्वर्य और अय्याशी के सबसे ज्यादा साधन हैं, उन्हीं को नींद नहीं आती रात में, बिना स्लीपिंग पिल्स लिए हुए। और जिनके पास कुछ नहीं है, दिन में 10 रुपए की मजदूरी करते हैं, चादर तान के ठाठ से सोते हैं, सवेरे आंख खुलती है और सड़क पर ही सो जाते हैं। पता ही नहीं है उनको कि गद्दे पर सोए हैं कि सड़क पर सोए। और जो आदमी 8 घंटे की सुखकर नींद नहीं ले सकता, वो दुनिया का सबसे ज्यादा फालतू है, मेरे शब्दों में। जिसको नींद नहीं आ रही है, जिसको भूख नहीं लग रही है ठीक से, जिसका शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो 12 घंटे 24 घंटे डिप्रेशन में दबा हुआ है, कौन सा विकसित आदमी है? होगा करोड़पति अपने लिए, लेकिन वो विकसित तो नहीं हो सकता। विकसित तो वो है जो सड़क पर सो गया चादर तान के ओढ़ के, अभी 8 बजे, सवेरे उठेगा 6 बजे और एकदम स्फूर्तवान होकर फिर से काम में लग जाएगा। हम सवेरे उठेंगे तो 100% डिप्रेशन के शिकार होंगे, और इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए चाय पीनी पड़ेगी, कॉफी पीनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। डिप्रेशन दूर ही नहीं होता, और वो बेचारा सवेरे उठेगा, सूखी रोटी खाएगा प्याज के साथ और खाएगा नमक, और चल देगा काम पर, फिर रात को आएगा, सो जाएगा। विकसित कौन है? जिंदगी का आनंद आपके पास नहीं है। और आप ये जान लीजिए, जीवन में अगर आनंद नहीं है आपके पास, तो करोड़ों रुपए की संपत्ति कोई मतलब नहीं रखती। और एक चीज दूसरी और बता दूं आपको, पैसे से आनंद नहीं खरीदा जा सकता, कभी भी, कभी भी नहीं होता। अगर पैसों से आनंद खरीदा जाता तो जितने करोड़पति लोग हैं वो सबसे आनंद वाले होते। और ये जान लीजिए, जितने करोड़पति हैं वो ही साधु संतों की शरण में सबसे ज्यादा जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी हैं। अगर दुख नहीं है जीवन में, तो काहे को जाते हैं साधु संत महात्माओं के चक्कर में? क्यों बंधवाते हैं गंडा ताबीज? इसलिए कि दुखी हैं आप, हर तरफ से दुखी हैं। दुख जो है भोगने में है, सुख जो है त्यागने में है। डेवलपमेंट की परिभाषा समझ लीजिए, जितना त्याग करेंगे उतने ही विकसित होते चले जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि त्याग करिए चाय और कॉफी का, आपका डेवलपमेंट होगा। त्याग करिए पेप्सी कोला और कोका कोला का, आपका डेवलपमेंट होगा।
त्याग करिए आप कोलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस का, आपका डेवलपमेंट होगा। जाइए किधर? पीछे लौटिए प्रकृति की तरफ। हम बहुत दूर हो गए हैं प्रकृति से। हिंदुस्तान में विकास माने बैक टू द नेचर। भटक गए थे, आज समझ में आ रहा है तो वापस लौट आइए, क्योंकि अमेरिका और यूरोप वालों को आज समझ में आ रहा है। और उनको समझ में आ रहा है तो क्या कह रहे हैं? उनको समझ में आ रहा है तो कह रहे हैं कि अब हमको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए। अमेरिका में उस किसान को सबसे बड़ा इनाम मिलता है जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर के गेहूं पैदा करता है, सबसे बड़ा इनाम उसको मिलता है। यूरोप में उन किसानों को सबसे बड़ा इनाम मिलता है जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर के बिना केमिकल खाद के दालें पैदा करते हैं, चना पैदा करते हैं, फल पैदा करते हैं। वो चाहते हैं कि हमको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए। दुर्भाग्य से उनके पास गाय की संख्या इतनी नहीं है जो ऑर्गेनिक मैन्योर दे सके उनको। हमारे पास है, अभी भी है, बहुत बर्बाद नहीं हुआ है अभी भी ये देश, काफी बचा हुआ है। गांव में तो अभी बहुत बचा हुआ है, बर्बादी ज्यादा आई है शहरों में, गांव अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि संस्कृति बची हुई है, भारतीयता बची हुई। लौटिए प्रकृति की तरफ। क्यों? क्योंकि एक बात और गांठ बांध के जाइए यहां से, हिंदुस्तान में रूल ऑफ द नेचर चलता है, यहां रूल ऑफ द लॉ नहीं चलता इस देश में। यूरोप और अमेरिका में रूल ऑफ द लॉ चलता है, हिंदुस्तान में रूल ऑफ द नेचर चलता है। क्यों चलता है? देखिए, जीवन का एक एक काम रूल ऑफ द नेचर को फॉलो करने के लिए किया जाता है। मेरी मां, आपकी मां, आपके घर की माताएं बहनें तुलसी को पानी देती हैं, रूल ऑफ द नेचर फॉलो करने के लिए। इस देश में मारुति कार की पूजा बेवकूफ लोग करते हैं, तुलसी की पूजा होती है इस देश में। रूल ऑफ द लॉ चलता तो मारुति को पानी देना चाहिए, उसको टीका करना चाहिए, लेकिन नहीं होता। मारुति में बैठने वाली भी माताएं तुलसी को ही पानी देती हैं, माने अभी भी भारतीयता जिंदा है। मारुति में बैठने के बाद भी बर्बाद नहीं हुई है पूरी तरह से। और मैं मानता हूं कि जब तक हिंदुस्तान के घरों में तुलसी जिंदा है, हिंदुस्तान की संस्कृति जिंदा है। जिस दिन वो चली जाएगी घर में से निकल के, उस दिन ये संस्कृति पे संकट आ जाएगा। तो भारतीय संस्कृति रूल ऑफ द नेचर पर चलती है, हम प्रकृति के अनुरूप चलते हैं। हमारे यहां प्रकृति के खिलाफ चलना पाप माना जाता है। हिंदुस्तान में चींटी को मारना पाप है, जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रकृति में चींटी का एक महत्वपूर्ण स्थान है और उसको मारना नहीं चाहिए, नहीं तो वो बैलेंस टूट जाता है। इसलिए चींटी को आटा डालना पड़ता है, मारते नहीं उसको। चींटी को मारना पाप है क्योंकि संस्कृति टूटती है। यहां संस्कृति पता है किससे बनती है? हिंदुस्तान में संस्कृति बनी है प्रकृति से। अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो संस्कृति टूटेगी। तो इसलिए जीवन के जितने काम इस देश में किए जाते हैं सब प्रकृति के अनुरूप किए जाते हैं। प्रकृति के विरुद्ध जाके कुछ भी नहीं हो सकता इस देश में। तो लौटिए प्रकृति की तरफ तो आप आएंगे संस्कृति की तरफ। तो जब मैं कहता हूं कि कोलगेट छोड़िए, नीम का दातुन करिए, तो आपको प्रकृति की तरफ ला रहा हूं मैं। स्वदेशी तो बना ही रहा हूं, आपको प्रकृति की तरफ ला रहा हूं। जो टूट गया है रिश्ता प्रकृति से, उसको मैं वापस जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे जब मैं कहता हूं कि शैंपू इस्तेमाल मत करिए, साबुन इस्तेमाल मत करिए, आंवला ले लीजिए, अरीठा ले लीजिए, शिकाकाई लीजिए, ये सब प्रकृति के दिए हुए उपहार हैं। जब आप इनको प्रकृति से लेंगे तो प्रकृति से आपका प्रेम बढ़ेगा। जब नीम का दातुन रोज तोड़ेंगे तो नीम के पेड़ का ख्याल भी आपको आएगा। तो आप उसको बर्बाद करने की नहीं सोचेंगे और 10 नीम लगाने की सोचेंगे। माने प्रकृति की तरफ लौटिए, दूर जा रहे हैं हम। मैं जब कहता हूं कि चाय कॉफी पीना बंद करिए, क्योंकि अप्राकृतिक चीजें हैं दोनों, इसलिए जहर है उसमें, तो चाय कॉफी ना पीकर गाय का दूध पीजिए, माने प्रकृति की तरफ लौटिए। मां का दूध सबसे अच्छा, दूसरे नंबर पर गाय का दूध सबसे अच्छा। तो गाय के दूध को पीने के लिए लौटेंगे तो प्रकृति की तरफ लौटेंगे। और जब गाय का दूध पीना शुरू करेंगे तो आपको चिंता भी रहेगी कि गाय बचनी चाहिए। फिर हो सकता है एक दिन आप मारुति कार बेचकर चाहे गाय खरीद लाएं, और जिस दिन आप मारुति कार बेचकर 4 गाय खरीद लाएंगे, उस दिन मैं आपके घर आऊंगा ये कहने के लिए कि सच में आपका डेवलपमेंट हो गया है। क्योंकि मारुति घर में खड़ी कर लेंगे, उसमें डालेंगे पेट्रोल और पेट्रोल से निकलेगा धुआं, और वो धुआं घुसेगा फेफड़ों में और मर जाएंगे एक दिन।
आप लोग किस बेवकूफी में फंसे हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेवकूफी की बातें हैं। ये बहुत गंभीर बात है जो मैं कह रहा हूं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन का मूल्य, जीवन की गुणवत्ता, जीवन में उत्तमता, इसको समझिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ में जिंदा रहने की कोशिश करिए। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आपको कोई दिशा देने वाला नहीं। इसलिए स्वदेशी बनिए माने प्रकृति की तरफ लौटिए, स्वदेशी बनिए माने भारतीयता की तरफ लौटिए। ये जो टूट गया है रिश्ता पिछले 500 साल में अंग्रेजों के आने के कारण, उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए मैं एक पुल का काम कर रहा हूं। बस इतनी भूमिका है, इससे ज्यादा कोई भूमिका नहीं। और अगर ये भूमिका आपको समझ में आ जाए तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।